हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो दिखती नहीं है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो हमें दिखाई नहीं देती, बट वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। सर जैसे जैसे आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान आप देख नहीं सकते, आप अपने ज्ञान को छू नहीं सकते, लेकिन वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। जब सीए बनने के बाद आप अपनी सर्विसेज दोगे अपने क्लाइंट्स को, तो वो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। तो वो आपकी क्या है? वो आपकी इंटैंजिबल एसेट है। तो जो आज आप पैसे खर्च कर रहे हो क्लासेस के अंदर, मुझे बताओ, आप एसेट एक्वायर कर रहे हो या एक्सपेंडिचर? बताओ। ये नॉलेज से आप आगे जाओगे तो एग्जामिनेशन तो चलो क्लियर करोगे ही करोगे। अब वो डिपेंड करता है, किसी ने रट्टे मारे होंगे तो सिर्फ एग्जामिनेशन तक ही काम आएगी, उसके बाद ना आएगी। किसी ने कॉन्सेप्चुअली समझा है, अंडरस्टैंड करा है, लर्न नहीं करा है, अंडरस्टैंड करा है, तो उसको आगे भी काम आएगी। तो वो लाइफ डिफर कर सकती है ना भाई। किसी के लिए लाइफ खाली कम की हो, एग्जाम तक की हो, किसी के लिए लाइफ टाइम के लिए भी हो, तो वो डिफर कर सकती है। तो ये खर्चे जो आज आज आप कर रहे हो, ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए एसेट क्रिएशन का पार्ट है, इनटैंजिबल एसेट्स हैं। तो चलो मेरे साथ साथ मीनिंग ऑफ इनटैंजिबल एसेट, क्या मतलब होता है इंटैंजिबल एसेट्स का? तो इनटैंजिबल वो एसेट्स होती हैं, सबसे पहले तो एसेट्स होती हैं विच आर आइडेंटिफाइएबल। सर आप बोल कुछ और रहे थे, लिखवा कुछ और रहे हो, अभी बताता हूं। एसेट विच आर आइडेंटिफाइएबल, ये चलो पढ़वा देते हैं, ऐसा करते हैं। intangible assets are identifiable non-monetary asset without physical substance, जो जो रखी गई हैं, held for use in production और supply of goods और services, rental to other और administrative purpose। तो बोले तो ये वो इंटेंजिबल एसेट्स हैं जो आइडेंटिफाइबल हैं, नॉन मॉनिटरी है। नॉन मॉनिटरी मतलब, आइडेंटिफाइबल का मतलब अभी बताऊंगा। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको किसी से पैसे लेने हैं, डेटर से पैसे लेने हैं, तो वो भी तो आपका एक राइट ही है, वो भी तो आपका एक अधिकार ही है, आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। पैसे आएंगे तो बेनिफिट ही होगा, बट वो मॉनिटरी नेचर का राइट है। वो किसका राइट है? वो मॉनिटरी नेचर का राइट है। तो वो इंटेंजिबल एसेट नहीं है। तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होने चाहिए? नॉन मॉनिटरी एसेट्स होने चाहिए, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस ना हो। अनटचेबल, अनटचेबल का मतलब है कि भाई आप उन्हें छू नहीं सकते। छू नहीं सकते का मतलब क्या है? कि आप वैसे जैसे सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते ना, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता आपको, तो टच, अनटचेबिलिटी का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि वो आपको दिखाई नहीं देते, तो डेट इज वाई आप उसे टच नहीं कर सकते। और किस लिए रखी गई है? हेल्ड फॉर, रखी किस लिए गई है? प्रोडक्शन के लिए, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए, या फिर दूसरों को रेंटल करने के लिए, या फिर एडमिन पर्पस के लिए। सर एडमिन पर्पस के लिए इंटेंजिबल एसेट, हाँ लोग रखते हैं ना। ईआरपी सॉफ्टवेयर होते हैं, ईआरपी जैसे टेली, एसएपी, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग करते हैं, आपके लिए अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होता है। तो वो एक एडमिन पर्पस का इंटेंजिबल एसेट के अंदर आ जाता है। ठीक। अब यहां पर आता है एसेट का मतलब क्या होता है। उससे पहले सर आइडेंटिफाइबल बताओ, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब समझो। देखो जब ये स्टैंडर्ड बना रहे थे तो एक चीज बड़ी ज्यादा दिक्कत कर रही थी। वो क्या? कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, आप सीए बन गए, क्वालिफाई हो गए, अब आपने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। आपने एक्स वाई जी एंड एसोसिएट्स के नाम से अपनी प्रैक्टिस चालू करी और आपने उस पर खूब मेहनत करी, क्लाइंट्स लेकर आए, क्लाइंट्स को सर्व करा, इंड एएस का काम करा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का काम करा, ऑडिटिंग करी, और भी तरह तरह के डोमेन पे काम करा। और 15-20 साल आपने इतनी घिसाई करवाई और आपके जो एक्स वाई जी एंड एसोसिएट्स हैं वो काफी ऊंचे मकाम पे पहुंच गई। आज उस एस सीए फर्म के अंदर लोग नाम से आते हैं कि इनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी है।
तो चलो इनके पास चलते हैं। तो लोग इस तरीके से आते हैं। अब आपने एक एसेट तो डेवलप कर लिया। एसेट कैसे डेवलप कर लिया? XYZ एंड एसोसिएट एक एसेट तो डेवलप हो गया जो आपको फ्यूचर का बेनिफिट भी देगा, बट हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। हम अपनी इसको बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड सेटर वाले यही चाहते थे, भाई जो बाय द टाइम डेवलप्ड बिजनेस की एसेट्स है, जिसे ब्रांड बोल लो, वो डेवलप्ड ब्रांड को हमें नहीं दिखाना बैलेंस शीट के अंदर, बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि आप उसको ना मेजर नहीं कर सकते। आप कैसे मेजर करोगे कि मैंने 15 साल इतने रुपए की मेहनत करी है जिसकी वजह से ये आज ऐसा बना है, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रहा इस स्टैंडर्ड को बनाते वक्त कि भाई साहब ऐसी एसेट्स को दूर रखना है, उनको डेफिनेशन से भी दूर रखना है और उसको मेजरमेंट क्राइटेरिया से भी दूर रखना है, ताकि कोई बागड़ बिल्ला आके ये ना बोले कि मैंने 20 साल काम करा है तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर 20 करोड़ रुपए की एक ब्रांड आनी चाहिए, उसे भी दिखाओ। फिर वो क्या करेगा? वो अपनी बैलेंस शीट को जगह जगह, बैलेंस शीट का मतलब ये नहीं होता ना तो जो आपने कॉपी पेन पे बना दिया तो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट कॉपी पेन पे बना दिया, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होता भाई। बैलेंस शीट का इस्तेमाल होता है, बैंक्स यूज करते हैं, लोन देने के लिए यूज होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता है, और भी तरह तरह की चीजें यूज होती हैं। आप अपनी बैलेंस शीट से फंडिंग उठाते हो तो 20 करोड़ की वहां पे अगर एसेट दिखा दी वैल्यूएशन के अंदर तो गड़बड़ हो जाएगी, लोगों के साथ तो फ्रॉड होने लग जाएगा, और जो कि सही भी नहीं है। कोई कैसे बता सकता है कि 20 साल उसने इतने रुपए की मेहनत करी है? तो उन्होंने कहा कि इसको दूर रखना है। तो पहला तरीका उन्होंने ये अपनाया कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। कैसे की? भाई आप रहे हैं, आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये बेनिफिट्स मेरे को इस पर्टिकुलर एसेट की वजह से आ रहे हैं। अगर आप बेनिफिट्स को बेनिफिट्स का मतलब पैसा आना नहीं है, कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी में बढ़ावा होना, वो भी बेनिफिट्स ही हैं। भाई आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अलग के मेरे इतने इकोनॉमिक बेनिफिट इस एसेट से हैं अदर देन गुडविल है, आई होप अब आपको वर्ड अदर देन गुडविल समझ में आएगा, तो फिर आप उसको आइडेंटिफाइबल नहीं मान सकते। भाई मैंने मैंने आप कहते हैं वो भी करा, डेवलप भी करा अपना ब्रांड XYZ एंड एसोसिएट्स का। आपने एक वेबसाइट भी डेवलप करी, आपने एक वेबसाइट भी डेवलप करी और आपने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप करा उस वेबसाइट पे काम करने वाला, जो बैकएंड पे काम करता था। उस पे लोग क्या कर सकते थे कि AI बेस्ड अपनी GST की क्वेरी, टैक्स की क्वेरी रेज कर सकते थे और वो जवाब भी देता था। वो अपना डेटा लॉगिन करके फीड कर सकते थे और अपनी रिजल्ट्स निकाल सकते थे कि हमारी क्या टैक्सेबिलिटी होगी, और भी तरह तरह की चीजें उस सॉफ्टवेयर पे हो सकती थी। आपने उसको बनाने में बड़ी मेहनत करी, तरह तरह की बुक्स पढ़ी, उसको नॉलेज बेस को बढ़ाया, उसके आपने उसमें भी बड़ी मेहनत करी। अब उससे जो बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये अलग बेनिफिट्स हैं, और जो मेरी फर्म के बेनिफिट्स मेरे नाम से आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई आप कर सकते हो कि हाँ भाई मुझको इतना बेनिफिट्स इस वेबसाइट के थ्रू आता है। तो वो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट एक इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट आपका XYZ एंड एसोसिएट ब्रांड नेम कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बिकॉज वो आइडेंटिफाइबल नहीं। तो फॉर एन इंटेंजिबल एसेट टू बी आइडेंटिफाइबल, उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश होना पड़ेगा फ्रॉम गुडविल। गुडविल का मतलब आई होप अब आप समझ गए होंगे कि भाई XYZ एंड एसोसिएट, मैं यहां लिख रहा हूं XYZ एंड एसोसिएट्स, an intangible can be clearly distinct from goodwill if the asset is separable। अगर आप उसको सेपरेबल कर सकते हो। सर सेपरेबल का मतलब क्या है? ये लिखा बेटा, an asset is separable if enterprise could rent, sell, exchange या distribute the specific future economic benefit। इन सब का मतलब क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिंपल मतलब इनका क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको? स्पेसिफिक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को, जो उस एसेट्स को एट्रीब्यूटेबल है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। डेट्स इट, इनका इतना सा ही मतलब है। विदाउट डिस्पोजिंग ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट विल फ्लो फ्रॉम द अदर एसेट यूज्ड इन द सेम रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी। भाई आपके नाम से, ठीक है? तो आप उस वेबसाइट का, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर क्लाइंट्स, ठीक है, वो आप उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप अलग से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देयरफॉर आप उसको सेपरेबल मानोगे। अगर वो सेपरेबल है
तो फिर वो एक आइडेंटिफाइबल एसेट के रूप में माना जाएगा। तो आइडेंटिफाइबल की एक कंडीशन हो गई पूरी। फिर उसको एसेट तो होना ही पड़ेगा, इनटेंजिबल एसेट के आगे ही एसेट है। एसेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जिसको आप कंट्रोल करते हो आज ही। क्यों कंट्रोल करते हो? किसी पास्ट इवेंट की वजह से, और जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। सर थोड़ा सा मतलब समझाओ। तो देखो, एसेट का मतलब क्या होता है, आपने क्या XYZ एंड एसोसिएट्स जो आपका ब्रांड है आपके लिए एसेट है या नहीं है? चलो और देखें। आपने आप उसको आज कंट्रोल करते हो, हाँ सर हमारे कंट्रोल में है, हमारी फर्म है, उससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, हाँ सर बेनिफिट भी मिलेगा, और पास्ट इवेंट्स की वजह से वो क्रिएट हुआ है, हाँ सर हमने मेहनत करी थी, तो वो एसेट तो है। बट क्या वो इनटैंजिबल एसेट है? द आंसर इज नो, क्योंकि आप आइडेंटिफाइबल क्राइटेरिया को उसके लिए फुलफिल नहीं करते। क्या सॉफ्टवेयर जो आपने डेवलप करा वो एक एसेट है या नहीं है? तो सर हमने पास्ट इवेंट करे होंगे भाई, सॉफ्टवेयर को डेवलप कराया होगा, नॉलेज बेस क्रिएट करा होगा, कोडिंग कराई होगी, हाँ सर उसको हम ही कंट्रोल करते हैं और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी जनरेट होता है, एसेट भी है। क्या वो आइडेंटिफाइबल है? उससे आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हम रेंट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मोटा मोटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाँ सर वो सेपरेबल भी है। तो अगर वो सेपरेबल है तो वो आइडेंटिफाइबल है, और अगर वो आइडेंटिफाइबल है तो वो एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक, हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आओ मेरे बच्चों, कब रिकॉग्नाइज करते हो आप इंटेंजिबल एसेट को? रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, एंड इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन प्रोबेबल डेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, या फिर कॉस्ट सेविंग या एनी अदर बेनिफिट, वो आपको होगा एट्रिब्यूटेबल टू द एसेट दैट विल फ्लो टू द एंटिटी, दैट विल फ्लो टू द एंटिटी। बेसिकली आपको बेनिफिट आना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपके पास आना चाहिए, और आप उसकी कॉस्ट मेजर कर सको रिलायबली। तो यहां पे एरो डाल के लिखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, या फिर ब्रांड की कॉस्ट मेजर नहीं कर सकते रिलायबली, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि भाई आप कैसे पता लगाओगे कि आपने 15 सालों में इतने रुपए की, मेजर का मतलब है कि अमाउंट वाइज आप बता पाओ। क्या आप बता सकते हो XYZ एंड एसोसिएट्स को क्रिएट करने में, उस वहां तक पहुंचाने में आपने कितने रुपए की मेहनत करी? नहीं सर हम नहीं बता सकते। तो यू कैन नॉट मेजर इट्स कॉस्ट रिलायबली। तो देखो उन्होंने दो तरह के फिल्टर लगा दिए। उन्होंने कहा कि भाई पहले कोशिश करेंगे बाहर करने की आइडेंटिफाइबल से, कि भाई आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर फिर भी कोई ना कोई फिट कराता हुआ यहां तक भी ले आया तो उसको इंटेंजिबल एसेट को, क्योंकि साफ बोल दिया कि भाई साहब आप उसकी कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट मेजर कि भाई मैंने अपनी कंपनी के अंदर 20 साल इतने रुपए की मेहनत करी है इसलिए आज वो यहाँ है। यू कैन नॉट मेजर इट। ठीक है, रिलायबली बिल्कुल भी मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फिर अब आप कैसे मेजर करते हो इंटेंजिबल एसेट्स को? ऑब्वियसली ये उन्हीं की बात हो रही है जो मेजर होने योग्य हैं। जिनको मेजर ही नहीं कर सकते तो उनको क्या ही मेजर करोगे? तो आप क्या करते हो, यदि आप इंटेंजिबल एसेट परचेज करके लाए हो, खरीद के लेकर आए हो। सर खरीदते भी हैं लोग इंटेंजिबल एसेट, हाँ लोग सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, मैंने खरीद रखा है सॉफ्टवेयर, क्या दिक्कत है? तो लोग सॉफ्टवेयर भी खरीदते हैं, तो वो क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। तो उसका जो भी परचेज प्राइस है माइनस, अगर कोई टैक्स पे कराया और उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो वो हटा दो। कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है उस सॉफ्टवेयर को उस कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए, अगर आप AS10 याद होगा तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस अब आपके ब्लड में होगा। अगर डॉक्टर पूछे कि ब्लड ग्रुप क्या है तो निकल के क्या आना चाहिए? AS10 निकल के आना चाहिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव नहीं, क्या निकल कर आना चाहिए? निकल कर आना चाहिए AS10 हमारे खून में बैठा हुआ है। क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हमने बड़ा ढंग से समझा था साहब, कि भाई साहब आपके पास वो सभी खर्चे उन एक्टिविटीज से जो उस एसेट को रेडी करने के लिए हो रहे हैं, वो क्या है? वो है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। फिर उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, आपने बल्क में चीजें खरीदी और आपको सस्ती पड़ गई, तो वो ऑब्वियसली आप माइनस कर दोगे। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा? ये निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ
इंटेंजिबल एसेट्स, ये निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर आपने एक्सचेंज करी है एसेट्स, एक के बदले एक, तू ये दे मैं ये देता हूं, तो आप क्या करोगे, आप AS 10 को फॉलो करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को फॉलो करोगे, जो क्या बोलता था, जो बोलता था कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो आप क्या करते थे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो भी इसमें से मोर रिलायबल होगी। और अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन रिलायबिलिटी की, तो पहली प्रेफरेंस है। उसके बाद अगर ये है ही नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन आप यूज करके चलोगे। इनटैंजिबल एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अगर आपको सरकार ने दे दी सॉफ्टवेयर, तो भाई एट, अगर उन्होंने जितने भी पैसे लिए नॉमिनल कंसिडरेशन, तो जितने भी उन्होंने पैसे लिए उस पर दिखाओगे। और अगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया है तो नॉमिनल वैल्यू, जैसे कि 100 रुपीज। ये सेम AS 12 से उठ के आया है। अगर आपने खुद से जनरेट करी है, इंटरनली जनरेट करी है, तो भाई साहब इंटरनली जनरेट के लिए क्या है कि पहले आप इंटरनली कैसे जनरेट करोगे, आप सपना देखोगे। आओ जरा, आओ जरा भाई, इंटरनली कैसे जनरेट करोगे। कोई भगवान आएंगे आपके सपने में और कहेंगे बच्चा जा ये फॉर्मूला लगाओ तेरी एसेट बन जाएगी, क्या आपको लगता है ऐसे होता होगा? नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता होगा किसी भी चीज का, कोई भी लाइफ में काम कर लो, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक ड्रीम। सबसे पहले वो क्या होता है, एक ड्रीम होता है। कोई भी चीज आप कर लो, वो सबसे पहले क्या होगा, एक सपना होगा, वो एक ड्रीम होता है। फिर इस ड्रीम को कोई देखता है, मान लो आपने एक सपना देखा कि हम कंपनी बनाएंगे, हम टेस्ला गाड़ी बनाएंगे, टेस्ला गाड़ी बनाएंगे जो ऑटोमेटिक है। तो ऑब्वियसली किसी ने ड्रीम देखा होगा ना, किसी ने कोई सपना देखा होगा कि एक ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो इलेक्ट्रिकल होगी और अपने आप चलेगी, AI। किसी का तो ड्रीम रहा होगा ना। तो पहले वो ड्रीम देखा जाता है, फिर इस ड्रीम के ऊपर काम किया जाता है, इस ड्रीम के ऊपर काम किया जाता है। घंटों लगे रहते हैं, अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के लगे रहते हैं, यहां पर वर्क किया जाता है, वर्क ऑन ड्रीम्स। घंटों वो लगे रहते हैं। जब वो काम करते हैं सपनों के ऊपर, अपने वर्क ड्रीम के ऊपर, तो फिर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिसर्च कर रहे हैं, सॉरी। किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं भाई, फॉर एग्जांपल किसी ने टेस्ला गाड़ी की सपना देखा, अलन मस्क ने टेस्ला गाड़ी का सपना देखा कि साहब हम ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो अपने आप चलेगी और AI बेस्ड चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर उसने सपना देखा, अब वो रिसर्च कर रहा है कि भाई ऐसी गाड़ी बन कैसे सकती है, क्या वो जो सपना देखा कितना फीजिबल है। सपने तो बहुत सारे आते हैं, सपने तो ये भी आते हैं कि इस एक्टर से शादी कर ले, तो जाके शादी कर लोगे, नहीं कर सकते ना। क्या होता है कि फीजिबिलिटी देखनी होती है कि भाई साहब कितना फीजिबल आ रहा है। सपना भी फीजिबल आना चाहिए ना, औकात तक आना चाहिए। तो उसको वो चेक कर रहा है कि भाई रिसर्च करता है ऐसा हो सकता है नहीं, लोगों से बात करता है जो AI के अंदर काम कर रहे हैं, जो IT के अंदर काम कर रहे हैं, किताबें पढ़ी कि भाई साहब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है, हाउ कैन AI वर्क्स, कैसे मशीन लर्निंग हो सकती है। जो चैप्टर्स आप छोड़ जाते हो अपने IT के अंदर, वो पढ़ता है कि भाई साहब कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या काम करा जा सकता है।
फिर धीरे धीरे वो रिसर्च फेस करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है, फेल होता है, फिर एक्सपेरिमेंट्स करता है, फेल होता है, और वो लगा रहता है। वो कहता है या तो ये सपना पूरा होगा या मैं हो जाऊंगा। तो वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और एक दिन आता है, टेंशन है यहाँ पर, एक दिन आता है, बच्चे कह रहे हैं गाड़ी बन जाती है, नहीं गाड़ी नहीं बनती। एक दिन आता है जब उसको फीजिबिलिटी दिखती है, फीजिबिलिटी, उसको लगता है कि हाँ साहब, अब मैंने इतनी रिसर्च कर ली, 4 लोगों से पता करा लिया, तो अब इतना तो समझ में आ सकता है 100-150 किताबें पढ़ने के बाद कि गाड़ी तो बन के तैयार हो सकती है। ये वो पॉइंट है जहां पे उसको सपना दिखाई दे रहा है, सपना सच नहीं हुआ है, सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ हो सकता है, फीजिबिलिटी आ गई, यहाँ पे उसको फीजिबिलिटी आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके पास इंटेंट भी है, भाई ऐसा हो सकता है ना, समझ में आया कि हाँ सपना पूरा हो सकता है, लेकिन हमें करना ही नहीं है, इतने पैसे लग जाएंगे, इतनी मेहनत लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है, हमें करना है। फीजिबिलिटी भी आ गई और इंटेंट भी है, इसका मतलब अब आप एक्चुअली में गाड़ी बनाना शुरू कर दिए हो। क्या इससे पहले गाड़ी बना रहे थे, इससे पहले तो यही नहीं पता था कि बनेगी कि नहीं बनेगी, यहां तक तो बस ये चल रहा था कि शायद बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। यहां पे आके फीजिबिलिटी आई कि बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फीजिबिलिटी आ गई, इंटेंट भी है, बनानी भी है, फिर इसका मतलब अब आप गाड़ी बनाना शुरू, यहां से आपकी इनटैंजिबल एसेट डेवलप होना शुरू होती है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। इसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। यहां से आपकी इंटेंजिबल एसेट डेवलप होना शुरू हो रही है, आप दिन रात लग रहे हो, फिजिबिलिटी है, हो सकता है, कैसे हो सकता है ये भी पता है ऑब्वियसली, तभी तो फिजिबिलिटी आई होगी। यहाँ के सारे खर्चे, डेवलपमेंट फेज के सारे खर्चे आप क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो। और कहाँ कैपिटलाइज करते हो, किस नेम से, उसका नाम होता है इंटेंजिबल एसेट अंडर अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आप यहां पे करके इस नाम से उसको कैपिटलाइज करते हो, और यहां पर आके आपकी इंटेंजिबल एसेट डेवलप भी हो गई। डेवलप्ड हो गई का मतलब है कि अब गाड़ी बन चुकी है, अब आप उस पर बैठ के घूम रहे हो और वो अपने आप चल रही है, तो इसका मतलब है डेवलप्ड हो गई। मुझे बताओ इंटेंजिबल एसेट बनी कहां पर, सर यहां पर। तो इंटेंजिबल एसेट कहां दिखेगी बैलेंस शीट के अंदर, इस पॉइंट पे दिखेगी जब बन जाएगी। इससे पहले क्या दिखेगी, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। इससे पहले क्या दिखेगी, एसेट थी नहीं, दिखना क्या है, तो रिसर्च फेज के सारे खर्चे कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। ठीक, अब जब यहां पर डेवलप्ड हो गई, तो एक सवाल और बताओ मुझे, आपने टोटल कॉस्ट लगाई डेवलप करने की 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ में आपने गाड़ी बना डाली, उस टेक्नोलॉजी को बना दिया एटलीस्ट जो उस गाड़ी को चलाएगी, तो वो आपकी इंटेंजिबल एसेट हो गई। बट आपने ये पता लगाया कि भाई भारत के अंदर ये नहीं चल सकती, अब्रॉड का जो लाइसेंस है आपको अभी मिलेगा नहीं, भारत के अंदर लोग खुद ही ड्राइव करें तो बढ़िया है, पता नहीं बगल वाली गली से कौन निकल कर आ जाए, हमारा एआई तो परेशान हो जाएगा कि भाई ये आ कहां से। सर ये फिर ये फीजिबिलिटी में क्यों नहीं आया, फीजिबिलिटी का मतलब ये नहीं था कि आप इसको कर पाओ, इतना चलेगी या नहीं चलेगी। फीजिबिलिटी का मतलब था जो सपना देखा था वो पूरा हो सकता है, सारे सपने पूरे नहीं हो सकते ना। आज मैं कोई सपना देख लूं कि मैं बहुत बड़ा एथलीट बन जाऊंगा, तो मैं उस पर काम करना थोड़ा ना शुरू कर दूंगा, या मैं बंद थोड़ा ना जाऊंगा। उसके लिए ऑब्वियसली पास ट्रेनिंग की जरूरत होती है, हेल्दी दूसरी तरीके की डाइट की जरूरत होती है, तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता। तो वो फिजिबिलिटी का मतलब था कि जो सपना देखा था वो पूरा हो सकता है, पूरा होने के बाद पत देखेंगे कि भाई इसको इससे फायदा कितना होने वाला है, बेनिफिट क्या आने वाला है। तो समझ में आया कि भाई साहब ज्यादा बेनिफिट नहीं आएगा, बेनिफिट लगभग लगभग 92 करोड़ का ही आ पाएगा। तो बताओ एसेट को कितने पे दिखाओगे, जितने का बेनिफिट आएगा। तो वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई, अच्छा ये है बेनिफिट,
वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो गई 92 करोड़ की, 92 करोड़ रुपए की आपकी वैल्यू ऑफ एसेट हो गई। अब जो डिफरेंस आया 8 करोड़ रुपीस का, ये क्या है, इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्यों, एएस 28 में भी आप यही करते हो। आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो कि कितने बेनिफिट होंगे, बेनिफिट या तो यूज करके या बेच के, विच एवर इज हायर, और जो भी कैरिंग वैल्यू आ रही होती है अगर वो ज्यादा होती है तो आप उसको उस पर कम पे दिखाते हो, और बैलेंस क्या निकालते हो, इम्पेयरमेंट। बिकॉज इम्पेयरमेंट का मतलब ही यही होता है कि जितने की आपकी एसेट की वैल्यू आ रही है, आपको उससे बेनिफिट कम अगर मिलेंगे तो फिर इम्पेयरमेंट है। बेनिफिट कैसे भी मिल सकते हैं, बेच के भी मिल सकते हैं और यूज करके भी मिल सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल चर्चा एस 28 के अंदर तो करेंगे। एनीवे, बेनिफिट निकालोगे कैसे, इसके जनरली आप बेनिफिट यूज करके भी निकाल सकते हो और सेल करके भी। इंस्टीट्यूट यही आपसे ज्यादा पूछेगा कि यूज करके निकालो। ऑब्वियसली दोनों इंफॉर्मेशन दी होगी तो विच एवर इज हायर लेना पड़ता है। तो यूज करके आप कैसे निकालोगे, जो भी कैश फ्लोज ये आपको जनरेट करके देंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, वो होगा यूज के बेनिफिट, और उससे कंपेयर करके आप अपना इंपेयरमेंट निकालोगे और वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक, देखो यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिसर्च फेज, उसको कहां चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और जो डेवलपमेंट फेज के खर्चे हैं उसको कैपिटलाइज करोगे जब टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाएगी और इंटेंशन आ जाएगी कि आप कंप्लीट करोगे इंटेंजिबल एसेट को, और एबिलिटी भी है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल जाएंगे और आप उसको मेजर कर सकते हो, तभी आप उसको एसेट के रूप में दिखाओगे। फिर इंटरनल जनरेटेड गुडविल, जो खुद से जनरेट करोगे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज एन इंटेंजिबल एसेट। सिमिलरली एक्सपेंडिचर और इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, पब्लिशिंग टाइटल, कस्टमर लिस्ट आर आल्सो नॉट इंटेंजिबल एसेट। रिसर्च फेज इंक्लूड फेल्ड रिसर्च एज वेल। इसका मतलब क्या है कि भाई सपना पूरा ना हुआ, एनी पास्ट एक्सपेंडिचर जिसको आप एज एन एक्सपेंस मान चुके हो उसको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, इफ एनीथिंग goes to P&L once, will never get capitalized। सेम चीज आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में भी करते हो। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट आप क्या कैपिटलाइज करोगे, उसका रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालोगे, बेनिफिट्स जो आपको एक्सपेक्टेड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और फिर उसके बाद आप इंपेयरमेंट चार्ज जो है वो निकाल करके चलोगे। यही सेम यहाँ पे बात लिखी हुई है जो आपको समझाई गई थी। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन आप उसको कॉस्ट पे करोगे लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। सब्सिक्वेंट कॉस्ट इनकर्ड ऑन इनटेंजिबल एसेट, कोई भी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, भाई आपने बनाने के बाद अगर कोई खर्चा करा तो वो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज हो जाएगा कब, अगर उससे आपको वो एक्सपेंडिचर इनेबल करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करने के लिए इन एक्सेस ऑफ द ओरिजिनली असेस्ड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं, एक्स्ट्रा एफ आपको देगा वो लाके, और एक्सपेंडिचर को आप मेजर भी कर सकते हो रिलायबली, तो ही आप फ्यूचर के एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करोगे। सर थोड़ा एग्जांपल दो। तो आपने जो अपनी फर्म के अंदर वेबसाइट बना रखी है, जो पोर्टल बना रखा है, उसमें आपने कुछ चेंजेस करे है, उससे बेहतर एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल सुनो। तो एक कंपनी है जो कपड़ा बेचती है, फैब इंडिया। फैब इंडिया के स्टोर है पैन इंडिया बेस्ड, वो जहाँ पे टेक्सटाइल की कंपनी है। अब उन्होंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म शुरू करा, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी कि वो भी वहां से भी लोग अब कपड़े वगैरह खरीद पाएंगे। वेबसाइट चलाई, कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम तक वो चलाते रहे, ऑर्डर माल जाने लगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट में थोड़े टाइम के बाद, 3-4 सालों के बाद कुछ बदलाव करे, नया बिजनेस आइडिया सोच के उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अभी हमारा जो बिजनेस है वो कैसे चलता है समझो। कोई बंदा आता है, मान लो आपने वेबसाइट,
वेयर हाउस से वो माल डिलीवर होता है और आप तक पहुंचता है। अब ऐसा हो सकता है कि वेयर हाउस एक अलग लोकेशन पे और आप एक अलग लोकेशन पे, और काफी डिस्टेंस काफी बड़ा हो। तो उन्होंने कहा इससे हमारी डिलीवरी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने नया एक बिजनेस, मतलब चेंज इन बिजनेस प्लान करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेबसाइट को अपने स्टोर से लिंक करा दिया। किसी इंजीनियर को बुला के, एक टीम को बिठा के वेबसाइट को स्टोर से लिंक करा दिया। आप लोगों को कुछ पता नहीं चला, बैकएंड पे हुआ ये सब काम। उसमें क्या हुआ कि अब आप गए www.fabinda.com, टिक करके आपने बोला, आपने कोई चीज कार्ट में ऐड करी और पेमेंट करी। तो जैसे ही आपने पेमेंट करी, ऑर्डर प्लेस करा, वो ऑर्डर गया वेबसाइट के एक सेगमेंट के पास, और उसने वो ढूंढा कि ये माल मेरे कौन से स्टोर में सबसे पास है जो आपके घर के पास है। ऐसा हो सकता है ना भाई, आपके घर के पास जो स्टोर है वहां पे वो माल अवेलेबल है। तो उसने वो ऑर्डर उस स्टोर को दे दिया कि तुम ये ऑर्डर करके देकर आओ। अब डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई। पहले अगर 20 किलोमीटर जाना पड़ रहा था, तो अब शायद 2 किलोमीटर ही जाना पड़ रहा है। तो डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई और फायदा बढ़ गया, मार्जिन उनका बढ़ गया। फिर उन्होंने इसको जब हैंडल कराया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब स्टोर वाइज सेल भी बुक होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग कंट्रोल ऐसा रखते थे। तो उन्होंने ओवर स्टोर वाइज सेल भी ऑटोमेटिक बुक होने लगी। इसको पीओएस कहते हैं। ऑल्दो उतना जाने की जरूरत नहीं है, हमें कौन सा फैब इंडिया में काम करना है। बट द पॉइंट इज कि द मोमेंट उन्होंने कुछ खर्चे करे, एक्सपेंडिचर करे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उससे क्या हुआ, उनकी डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई। डिलीवरी कॉस्ट कम होने की वजह से उनको बेनिफिट्स आने लग गए। तो वो जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है गिव्स एक्स्ट्रा बेनिफिट टू फैब इंडिया। तो उन्होंने वो अपनी वेबसाइट के अंदर कैपिटलाइज कर दिया, और उसको मेजर भी कर सकते थे। हमारे पास इनवॉइसेस थे कि हमने इस इंजीनियर की सर्विस ली, इस बड़ी कंपनी की सर्विस ली जो सॉफ्टवेयर बनाती थी, एंड हमने उससे ये काम कराया, तो उसको मेजर भी कर सकते थे। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट एंड अमोर्टाइजेशन भी होता है। किसका? इंटेंजिबल एसेट का। तो इम्पेयरमेंट तो आप कुछ नहीं करते, इम्पेयरमेंट के लिए तो एएस 28 ही है। मेन है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन के लिए क्या है? अमोर्टाइजेशन सेम है डेप्रिसिएशन, सिस्टमैटिक चार्ज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस। एएस 26 कहता है लाइफ क्या होगी, मैक्सिमम 10 ईयर्स की लाइफ होगी, ये एएस 26 बोलता है। बट अगर एविडेंस है कि लाइफ ग्रेटर देन 10 ईयर्स है, तो उस केस में यूजफुल लाइफ हो जाएगी अमोर्टाइजेशन के लिए सच लाइफ जो ग्रेटर देन 10 है। और आपको इम्पेयरमेंट लेकिन एनुअली चेक करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास एविडेंसेस होने चाहिए। इफ देयर आर एविडेंसेस टू द फैक्ट दैट लाइफ ऑफ इनटैंजिबल एसेट इज ग्रेटर देन 10 ईयर्स, तो इन सच केस एंटिटी टेक्स सच लाइफ। सच यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 10 फॉर अमोर्टाइजेशन पर्पस। लेकिन आपको इंपेयरमेंट एनुअली चेक करना पड़ेगा और डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा रीजंस विद फैक्टर ऑफ डिटरमाइनिंग लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अगर आपको सवाल में ये ना लिखा हो कि हमारे पास एविडेंस है, तो आप अज्यूम नहीं करोगे कि एविडेंस होंगे। अच्छा, इफ इंटेंजिबल इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ लीगल राइट, तो मैक्सिमम लाइफ कैन बी टेकन रिस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड ऑफ द लीगल राइट। अगर आपने पेटेंट ले रखा है किसी से, और क्या कहते हैं, या फिर आपने पेटेंट रजिस्टर कराया और लाइफ टाइम का नहीं है, खाली एक पर्टिकुलर कुछ ड्यूरेशन का है, तो वो ड्यूरेशन ही उसकी लाइफ है। ये मेथड्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स को अमोर्टाइज करने के लिए। आप कौन सा मेथड करोगे जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के लिए ज्यादा वो दिखाए, पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को। फिर उसके बाद बस इतना ही है, और कुछ खास है नहीं यहाँ टॉपिक के अंदर। मेन सवाल है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए, कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझा कि भाई एक्चुअली में ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है। बढ़ते हैं सीधा सवालों की तरफ, सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं पानी पी लूं। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1।
एबीसी लिमिटेड डेवलप करता है एक नो हाउ बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20 लाख. The know-how was used by the company on 1 April 2001. The useful life of the asset is 10 years from the year of commencement of its use. ओके तो भाई साहब 1 अप्रैल से यूज कर रहे हो, यूजफुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स की है फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट. द कंपनी नॉट अमोर्टाइज टिल 31 मार्च 2008 तक उन्होंने उसको अमोर्टाइज ही नहीं करा. आपको जनरल एंट्री पास करनी है. तो अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च 2008 तक तो कितने हो गए 7 ईयर्स तक उन्होंने उसको अमोर्टाइज ही नहीं करा. और आप कौन से ईयर में खड़े हो 31 मार्च 2008 में ही खड़े हो. तो अमोर्टाइज ना करना एक एरर है. तो पिछले 6 सालों का क्या हो गया प्रॉपर्टी कह रहा हूं प्रायर पीरियड आइटम. और 1 साल का क्या हो गया एक्चुअल अमोर्टाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 1. प्रायर पीरियड आइटम डेबिट amortization debit to asset to accumulated impairment. आप एसेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो मुझे जरा बताओ उसकी कॉस्ट कितनी थी 20 लाख. और 1 साल 10 सालों की लाइफ थी. तो 1 साल का अमोर्टाइजेशन कितना हो गया अमोर्टाइजेशन पर ईयर कितना हो गया 20/10 इज इक्वल टू 2. तो 6 सालों का जाएगा पीपीआई में 2 × 6 12. और 1 साल का जाएगा पीएनएल में 2. टोटल जाएगा 40. टोटल जाएगा 40. ठीक. आगे बढ़ते हैं. Swift Limited acquire a patent at a cost of 80 lakh for the period of 5 years. The product life cycle is also 5 years. The company capitalized the cost and start amortizing the asset at 10 lakh per annum. The company has amortized the patent 10 lakh per annum for the first 2 years on the basis of economic benefit derived from the product manufactured under the patent. After 2 years, it was found that the product life cycle may continue for another 5 years. The patent was renewable and Swift Limited got it renewed after the expiry of 5 years. The net cash flows कितने हैं इतने 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 हैं. Find out the amount for the next 5 year amortization cost of the patent for the year. आओ जी. क्वेश्चन नंबर 2. वो कह रहा है कि पहला साल और दूसरा साल. पहले साल अमोर्टाइजेशन कर दिया 10 लाख का. दूसरे साल भी कर दिया 10 लाख का. खरीदा कितने का था खरीदा था 80 लाख का. तो 10 10 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना बचा है 60 लाख का बचा है. तो अब फ्यूचर के 5 सालों का अमोर्टाइजेशन किस रेशियो में करना है इस रेशियो में करना है. सिंपल. किसको करोगे अमोर्टाइज 60 लाख को करोगे किस रेशियो में इनकी रेशियो में. तो आओ जरा. ईयर 1 2 3 4 5 6 7. कैश फ्लोज ये तो आपको पता नहीं थे बाकी के उन्होंने दिए हैं 36 46 44 40 34. 36 46 44 40 और 40. ये इनकी रेशियो में किसको बांटोगे इनकी रेशियो में बांटोगे आप 60 लाख को 60 लाख को बांटोगे. तो अमोर्टाइजेशन
कितना आएगा, पहले 10 लाख, फिर 10 लाख, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा कितना, 6C डिवाइडेड बाय 200 इंटू 36। बताओ जी, 6C डिवाइड बाई 200 इंटू 36 हो गया 10.8। फिर 6C डिवाइडेड बाई 200 इंटू 46, फिर ये हो गया 13.8। 6C डिवाइडेड बाई 200 इंटू 44, 13.2। फिर यहाँ पे 6C डिवाइडेड बाई 200 इंटू 40, 12। 6C डिवाइडेड बाई 200 इंटू 34, 10.2, 10.2। तो ये आपका अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। अगला सवाल थ्योरी का सवाल है, आप कर लेना। वो कहता है एबी लिमिटेड ने लॉन्च करा एक प्रोजेक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एक्स इन अक्टूबर। द कंपनी incurred 20 lakh toward research. Due to prevailing market condition, management came to conclusion that product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 years. Management hence want to defer the expenditure write off to future year. तो नहीं साहब, आप कोई डेफर वेफर नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। आपको कहां डालना पड़ेगा, उसको P&L के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। डिजायर लिमिटेड एक्वायर करता है पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़ फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 ईयर ही है। ये सेम क्वेश्चन है भाई। अच्छा, द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्ट अमोर्टाइजिंग द एसेट ऑन SLM बेसिस आफ्टर 2 years it was founded product life cycle may continue for another 5 year. The net cash flow of the product during these 5 year were this and this. Patent is renewal and company amortization third from SLM to expected cash flow method. तो ये मुझे बताओ, ये जो चेंज है थर्ड ईयर, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 5। भाई कितने का खरीदा? 100 lakhs का, 5 सालों की लाइफ थी। अमोर्टाइजेशन आ गया 20 लाख का, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर 20, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 80 लाख। अब इस 80 लाख को आप क्या करोगे, अमोर्टाइज करोगे बेनिफिट की रेशियो में। बेनिफिट की रेशियो में बस वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में करा था। आओ जरा, ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7, रेशियो ये तो आपको नहीं गिवन, और यहाँ पे 45 42 40 38 35। 200। अमोर्टाइजेशन तो पहले तो आपने कितना कितना कर दिया था, 20 20 पहले कर दिया, 20 और 20। 45 कैसे करोगे, 45 करोगे 80 की वैल्यू को करना है। 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 45, 18। 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 40, 80 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 38, 15.2।
40. So this will be the amortization. हमारा आंसर अलग क्यों आ रहा है? गलत तो नहीं दे दिया कुछ? 45, 42, 40, 38, 35, 200, ठीक है। ओहो, 100 में से ओहो माइनस कर दी ना 20, यहाँ 60 आएगा भाई, ये 60 की वैल्यू होगी ना, ये गलती कर दी। तो यहाँ पर 80 की जगह 60 आएगा। क्योंकि 20 20 मैंने 10 10 पढ़ दिया, गलती 60 आएगा। तो यहाँ पर फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। 60/200 इंटू 45, 27। 60/200 इंटू 42, 12.6। 60/200 इंटू 40, 12। और 60/200 इंटू 38, 11.4। 60/200 इंटू 35, 10.5। 10.5। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 6। A Limited got the license to manufacture particular medicine for 10 years at a license fee of 200 lakhs. Given below the pattern of expected production और expected operating cash flow. तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, प्रोडक्शन नहीं, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो हैज इंक्रीज फॉर थर्ड ईयर बिकॉज ऑफ बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट हैंडलिंग मेथड। आपको अमोर्टाइजेशन मेथड बताना है इन लाइन ऑफ AS 26। क्योंकि AS 26 पैटर्न ऑफ कंजम्पशन की बात करता है, शुड रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच इकोनॉमिक बेनिफिट आर कंज्यूम बाय द एंटरप्राइज। पैटर्न कैन नॉट बी डिटरमाइन रिलायबली, देन स्टेट लाइन मेथड आपको यूज करना होता है अगर आप पैटर्न नहीं बता पा रहे तो। अभी पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड रिलायबली। ए लिमिटेड शुड अमोर्टाइज लाइसेंस एज अंडर। तो आप क्या यूज करोगे? नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो का पैटर्न यूज करोगे। तो आप जो 200 लैक्स है उसको इसकी रेशियो के अंदर जो है अमोर्टाइज करना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6। ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। नेट कैश फ्लो 900, 1800, 2300, 3200 और 3200। 1 2 3 4 सारा 3200 ही है, 2300 के बाद भाई। 900 प्लस 1800 तो 6 प्लस 900 प्लस 1800 प्लस 2300, 24,200। 24,200 ही आ रहा ना टोटल? गलत आ रहा। क्या गलत कर दिया आप? 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा, ये 3200 इंटू 7 प्लस 2300 प्लस 1800 प्लस 900, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 27,400। फिर अमोर्टाइजेशन कितने की वैल्यू है? 200 लैक्स की। तो 200 डिवाइडेड बाय 27,400 इंटू 900
यहाँ आएगा 200 डिवाइडेड बाय 27,400 इंटू 1800। यहाँ आएगा 200 डिवाइडेड बाय 27,400 इंटू 2300। और यहाँ आएगा 200 डिवाइडेड बाय 27,400 इंटू 3200। और ये तो फिर सब में सेम ही है। हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 27,400 इंटू 900। तो ये हो गया 6.56 या 57 कर दो। 200 डिवाइड बाय 27,400 इंटू 1800 तो 13.14। और 200 डिवाइड बाय 27,400 इंटू 2300 तो ये हो गया 16.79। 200 डिवाइड बाय 27,400 इंटू 3200 ये हो गया 23.36। ये फिर सेम आएगा सब में। 23.36। इन्होंने वैसे पूरा का पूरा राउंड ऑफ कर दिया, हमने पॉइंट में लिया, इतना ही फर्क है। क्वेश्चन नंबर 7। A company acquired a patent at a cost of 160 lakh for a period of 5 year और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी उसकी 5 ईयर की है। कंपनी कैपिटलाइज करती है कॉस्ट एंड स्टार्ट अमोर्टाइजिंग द एसेट at 16 lakh per year based on economic benefit derived from the product manufactured under the patent. After 2 year उनको लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर and the net cash flow from the product during these 5 years were expected to be 50, 30, 60, 70 and 40। आपको अमोर्टाइजेशन बताना है। देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। तो आपने पेटेंट खरीदा 160 का और आपने अमोर्टाइजिंग द एसेट एट 16 लाख पर ईयर, 16 लाख पे आपने अमोर्टाइजेशन करना शुरू कर दिया। तो बताओ कितने का बचा होगा। 160 माइनस 16 माइनस 16 128। 128 का यहाँ पर बचा होगा। आफ्टर 2 ईयर आपको लगता है कि भाई 5 सालों में, और आपने फिर बेनिफिट की कंजम्पशन भी चेंज कर दिया। अब आपने लाइफ के हिसाब से नहीं, आपने रेशियो के हिसाब से कर दिया। तो आप किस इस 128 को आगे की रेशियो में बांटोगे। तो कैलकुलेशन ऑफ अमोर्टाइजेशन ईयर्स 1 2 3 4 5 6 और 7। सर वाई 7 ईयर? क्योंकि 2 सालों के बाद 5 साल जोड़े हैं। बेनिफिट पहले 2 सालों के तो नहीं पता, उसके बाद कितने हैं? 50, 30, 60, 70 और 40। अमोर्टाइजेशन 16 और 16, 16 और 16। फिर उसके बाद इसका टोटल बताओ जी कितना आ रहा है। 50, 30, 60, 70 और 40, 250। और यहाँ आएगा 128 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 50। 128 डिवाइड बाई 250 इंटू 50 तो ये हो गया 25.6। 128 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 30 ये हो गया 15.36। फिर 128 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 60 ये हो जाएगा 30.72। 128 डिवाइडेड बाई 250 इंटू 70 ये हो जाएगा 35.84।
और 128 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 40, ये हो जाएगा 20.48। अ कंपनी एक्वायर्ड पेटेंट राइट फॉर 1200 लाख। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितनी थी? 5 इयर्स की थी। और अमोर्टाइजेशन डिसाइड हुआ इन द रेशियो एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो विच आर एज अंडर। 600 600 600 300 और 300, तो इस रेशियो में आपने अमोर्टाइजेशन करना शुरू करा। आफ्टर 3 ईयर इट वॉज असर्टेन दैट अ पेटेंट वुड हैव एस्टिमेटेड बैलेंस फ्यूचर लाइफ ऑफ 3 ईयर एंड एस्टिमेटेड कैश फ्लो आफ्टर द 5th ईयर एक्सपेक्टेड टू बी 150। तो 3 सालों के बाद आपको ऐसा लगा कि 3 साल और हैं, तो यहाँ का कैश फ्लो कितना निकल कर आया? 150। You are required to determine the amortization pattern under the accounting standard 26. Question number 8. Calculation of amortization. Calculation of amortization. Years 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 600 600 600 300 300। और लास्ट ईयर में आ जाएगा 150। फिर उसके बाद भाई स्टार्टिंग में तो आपने इस रेशियो को ही यूज करा होगा, याद रखना। कब तक? 3 सालों तक। तो अगर मैं बोलूं तो बताओ जरा इसका टोटल कितना है? 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 300 प्लस 300, 2400। तो स्टार्टिंग का जो आपका अमोर्टाइजेशन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 1200 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 600, 300, 300 और 300, 300 300 और 300। भाई आपका टोटल आया 2400। जब आप यहां पे खड़े थे तब आपको ये पता ही नहीं था कि ये ईयर भी आएगा पिक्चर में, तो आपने कहा 2400 मेरे टोटल कैश फ्लोज होंगे, अब मोटाइज करता हूं। सेकंड ईयर तक भी यही पिक्चर रही, थर्ड ईयर तक भी यही पिक्चर रही। थर्ड ईयर के बाद ये ईयर दिखना आपको शुरू हो गया। जब ये आपको ईयर दिखना शुरू हुआ तो बताओ आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? थर्ड ईयर पे आपकी बुक वैल्यू कितनी थी? 12 में से 1200 में से 300 गए 900। फिर उसके बाद 900 में से 300 गए 600। 600 में से 300 गए 300। तो साहब 300 रुपए की बुक वैल्यू थी। अब ये 300 रुपए की बुक वैल्यू किस रेशियो में बटेगी? इस रेशियो में बटेगी बैलेंस 3 ईयर के अंदर। तो बताओ टोटल ऑफ 456 कितना है? 300 300 600 और 150, 750। तो अब जो आपका अमोर्टाइजेशन आएगा वो कैसे आएगा? वो आएगा 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 300, 120। और यहां पर भी 120। और यहां पर 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 150, 60। तो दिस इज हाउ योर अमोर्टाइजेशन विल वर्क। तो भाई साहब थर्ड ईयर में जब आपका पता चल गया कि अब ये वाली रेशियो है,
तो जो वैल्यू बची हुई थी 300, उसको रिवाइज रेशियो के अंदर यूज करना है, उसको रिवाइज रेशियो के अंदर यूज करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विल टेक अ क्विक ब्रेक ऑफ 5 मिनट, देन उसके बाद बिगिन करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9। Sudesh Limited acquire a patent at a cost of 2 crore 40 lakh for a period of 5 years. The product life cycle is 5 years. The company capitalized the cost and start amortizing at 48 lakh per annum. After 2 years, it was found that product life cycle में ये भाई सेम क्वेश्चन है, आप ये आप होमवर्क में कर लेना। X Limited carried on business of manufacturing of bakery product. The company has two trademarks, Sun and Surya. 1 month before, the company knows through one of the marketing manager that both trademark have allegedly been infringed by other competitor engaged in the same field. After investigation, legal department of the company informed that it has weak case of trademark Sun and strong case in regard to the trademark Surya. X Limited incurred additional legal fees to stop infringement on both trademark. Both trademark have a remaining life of 10 years. हाउ शुड अकाउंट फॉर लीगल कॉस्ट का क्या करें? तो सिंपल है भाई, P&L के अंदर जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था सब्सिक्वेंट के लिए? मैंने आपको कहा था कि जैसे फैब इंडिया ने खर्चा करा था वेबसाइट पे, तो उससे उनको और बेनिफिट हुआ था, उनकी डिलीवरी कॉस्ट सेव हुई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ थोड़ा ना हो रहा है, कोई एडिशनल बेनिफिट थोड़ा ना हो रहा है। करंट बेनिफिट को ले पाने के लिए बचाने की कॉस्ट चाहिए, ये एडिशनल बेनिफिट को करने की कॉस्ट नहीं है, ये करंट बेनिफिट को कंज्यूम करने के लिए कॉस्ट है। तो ये कहां जाएगी? ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आरसी लिमिटेड इज शोइंग एन इंटेंजिबल एसेट एट ₹72 लाख ऑन 31 मार्च 2020। एसेट को एक्वायर करा था फॉर 120 लाख ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड द सेम वाज यूज्ड फ्रॉम दैट डेट। अच्छा, तो भाई इंटेंजिबल एसेट मार्च 2020 में कितने का आ रहा है? 72 लाख का। खरीदा कितने का था? 120 लाख का। तो कितना अमोर्टाइज कर दिया? 120 माइनस 72, 48 लाख आपने अमोर्टाइज कर दिया है अभी। And the same was used from that date. Company following a policy of amortization of intangible over a 15 years on state line basis. Oh my God. भाई वो क्या यूज कर रहे हैं? 15 ईयर। मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैक्सिमम सर अलाउड है 10 ईयर। अगर एविडेंस हो तो ही 15 साल ले सकते हो, नंबर 1। अगर लिए हैं तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, नंबर 2। नंबर 3, हर साल इंपेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी। हम कैसे माने कि 15 साल के लिए एविडेंस है या नहीं है? तो वो सवाल में गिवन होगा। पढ़ते हैं आगे। अब यू आर रिक्वायर्ड, अब वो सीधा सीधा हमसे ही पूछ रहा है, बताओ यू आर रिक्वायर्ड पूछ रहा है। अरे भाई एविडेंस तो दे दे 15 साल का, कोई दे ही नहीं रहा एविडेंस। अगर कोई एविडेंस नहीं दे रहा तो कहानी हो गई खत्म। कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। 15 साल नहीं ले पाएंगे साहब, कितने ले पाएंगे? 10 साल ले पाएंगे। तो यू हैव टू रेक्टिफाई इट। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 11। अमोर्टाइजेशन एज पर 10 ईयर लाइफ कितना आता? अमोर्टाइजेशन 10 साल की लाइफ के हिसाब से सब 120 और 1 अप्रैल 2014 से हमने खरीदा था, ठीक है, और 10 सालों की लाइफ है। तो पर ईयर कितना हो गया? पर ईयर हो गया 12, और 2014 से खरीदा तो 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 6 ईयर्स। 6 ईयर का आएगा आपका अमोर्टाइजेशन कितना? 12 ₹72, 72 का अमोर्टाइजेशन हो जाना चाहिए था। एक्चुअल अमोर्टाइजेशन कितना हो रखा है? 48 का हो रखा है। कैसे निकल कर आया अभी बताते हैं। 120 माइनस 72, 72 माइनस 48, तो 24 का आपको एडिशनल अमोर्टाइजेशन और करना पड़ेगा पुराने सालों में ही। अच्छा, क्या ये मिस्टेक है? नहीं, ये कोई मिस्टेक नहीं है। उन्होंने 15 साल ही बोला था, 15 साल ही अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखा था, और 15 साल ही कैलकुलेट करें।
तो कोई ये मिस्टेक नहीं है, ये बस एक एडजस्टमेंट है जो भाई क्योंकि उन्होंने बिना एविडेंस के कर दिया, तो दिस इज नॉट अ मिस्टेक, तो ये कोई प्रायर पीरियड आइटम नहीं है। अब आप इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर के खर्चे दिखाता है, और ये खर्चा फॉर द ईयर नहीं है। तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस जो ओपनिंग रिटेन अर्निंग आ रही है वहां से इसको हटाना पड़ेगा। 24 टू accumulated amortization, 24 being amount adjusted। आओ जरा, स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर अ पेटेंट फ्रॉम सोलर रूफटॉप पैनल एट अ कॉस्ट ऑफ 600 लाख। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितने की थी? 5 ईयर्स की थी। आफ्टर थर्ड ईयर, ये सेम क्वेश्चन है, 300 300 150 150, और यहाँ पे उन्होंने 75 कर दिया, बस डिवाइड बाय 2 कर रखा है उसी क्वेश्चन को, तो ये होमवर्क में कर लेना। PQR Limited has acquired a brand from another company for 100 lakh. PQR contend that since the state brand is very popular and a famous brand, no amortization need to be provided। अरे ऐसी की तैसी, नो amortization क्या होता है? कितनी लाइफ अज्यूम करोगे? अज्यूम लाइफ ऑफ 10 years एंड अमोटाइज। अच्छा, अगर इसका आंसर देना पड़ जाए तो क्वेश्चन में कैसे दोगे? क्वेश्चन नंबर 13 आप अपने पेपर में कैसे आंसर दोगे? आप सबसे पहले लिखोगे रेलेवेंट, रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस क्या होंगे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, intangible assets should be amortized as per their यूजफुल लाइफ। अपनी यूजफुल लाइफ के हिसाब से वो अमोटाइज होंगे। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? हाँ, AS 26 assume life of intangible asset is 10 years, life higher than 10 years can be taken if evidences supporting higher life is available। ठीक है, लाइफ cannot be 0 or indefinite। Fact of the case, in current scenario, company has not started, has not amortized the asset as because of unlimited life, which is
not as per the AS 26 guidance. Conclusion: company should take life of brand at 10 years and amortize it from the date of acquisition from the date of acquisition till current date to reflect intangible asset at करंट बुक वैल्यू। ठीक, तो इस तरीके का आप आंसर जो है लिखोगे। XYZ लिमिटेड इज एंगेज इन अ बिजनेस ऑफ न्यूज़पेपर एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। It operates through different brand name. During the year 31 March, incurred substantial amount on business communication and branding expenses by participating in various corporate social responsibility initiatives. The company expects to benefit by this expenditure by attracting new customer over a period of time, and accordingly it has capitalized the same under brand development expenses and intend to amortize the same over the period in which it expects the benefit to flow. As an accountant of the company, do you concur with these view? You are required to explain in line with the provision of accounting standard. तो वो कहता है कि भाई साहब उसने क्या करा है, उसने बड़े सारे खर्चे करे हैं, वेरियस कॉर्पोरेट सेमिनार्स में गए हैं। कंपनी एक्सपेक्ट द बेनिफिट बाय द, उसको लगता है कि हमें एक बेनिफिट होगा अट्रैक्टिंग अ न्यू कस्टमर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने कैपिटलाइज कर दिया सेम अंडर द ब्रांड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस एंड इंटेंड टू अमोर्टाइज द सेम ओवर द पीरियड इन विच इट एक्सपेक्ट द बेनिफिट। तो ये ट्रीटमेंट क्या सही है? द आंसर इज नो, ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। आपने जो खर्चा करा वो ब्रांड डेवलपमेंट के लिए नहीं करा। ब्रांड सेल्फ जनरेटेड ब्रांड आर नॉट अलाउड टू बी कैपिटलाइज। तो देखो, as per AS 26, expenditure on intangible asset should be recognized as an expense when incurred unless it form part of cost of intangible asset जो मीट करे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सकती है। इन द गिवन केस नो इंटेंजिबल एसेट और अदर एसेट इज एक्वायर्ड क्रिएटेड जिसको हम रिकॉग्नाइज करें। अकाउंटेंट ट्रीटमेंट बाय द कंपनी टू अमोर्टाइज द एंटायर एक्सपेंडिचर ओवर द पीरियड इन विच एक्सपेक्ट बेनिफिट इज नॉट करेक्ट एंड द सेम शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। A company showing intangible asset 88 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021, एसेट को एक्वायर करा था 120 लाख का ऑन 1 अप्रैल 2017, सेम अवेलेबल फ्रॉम यूज फ्रॉम दैट डेट। कंपनी फॉलो कर रही है अमोर्टाइजेशन की पॉलिसी 15 साल की। ये भी वही क्वेश्चन आ गया, आओ जरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अमोर्टाइजेशन इफ लाइफ 10 years डिवाइड बाय 10, तो 12 लाख हो गया। कितने सालों से आपको अमोर्टाइज करना है? आपने एक्वायर करा था 2017 में, अभी आप खड़े हो 31 मार्च 2021 में, तो 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21, 4 years, तो 48 लैक्स। एक्चुअल अमोर्टाइजेशन, एक्चुअल अमोर्टाइजेशन आएगा 120 माइनस 88, 32, तो 16 लाख का एडिशनल अमोर्टाइजेशन। अब एंट्री क्या डालोगे?
रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू accumulated amortization 16 और 16। चलो जी, ये सेम क्वेश्चन है 80 लाख और 10 लाख वाला, ये आप होमवर्क में कर लेना। ABC Limited launched a product for producing product X in October. Company incurred 20 lakh toward research due to prevailing market condition. Management को conclusion है कि भाई कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। वो उसको डेफर करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं? द आंसर इज नो, वो नहीं कर सकते। ये भी सेम क्वेश्चन है 18 भी। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 19 से पहले 20 कर लेते हैं, क्योंकि 19 के अंदर ना एक लाइन लिखी नहीं मिसिंग, ये वाली, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2। ये ना लाइन यहाँ पे मिसिंग कर दी मेरे एडिटर ने, तो आप ये मान लो कि यहां पर फीजिबिलिटी आ गई थी। ये दोनों सेम क्वेश्चन है 19 और 20, तो यहां पर फीजिबिलिटी आ गई थी। तो अगर यहां पर फीजिबिलिटी आ गई थी तो देखो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फीजिबल फॉर द मार्केट, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो अगर इसके बाद आ गई थी तो यहां तक की क्या है? यहां तक की है रिसर्च की, और ये क्या है? ये है आपकी डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 19, रिसर्च रिसर्च फेस एक्सपेंसेस, research phase expenses, completion of detailed program and design, 50,000, टेस्टिंग 40,000, टोटल 90,000, expense of research should be transferred to profit and loss। फिर डेवलपमेंट फेज, डेवलपमेंट फेज में आएंगी कोडिंग टेस्टिंग, $63,000, टेस्टिंग कॉस्ट 18,000, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल 19,500। ये जो पैकिंग का खर्चा है ये डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, हेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। तो 63,000 प्लस 18,000 प्लस 19,500, तो 100,500, 100,500। पैकिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस, यहाँ पे भी थ्योरेटिकल में ही लिखा हुआ है क्या? हाँ ठीक। चलो जी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप कर लोगे। के लॉन्च अ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एक्स इन अक्टूबर, कंपनी इनकट 40 लाख टुवर्ड रिसर्च। ये भी सेम क्वेश्चन है डेफर वाला, एंड वांट टू डेफर, तो ये भाई डेफर नहीं कर सकते आप, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर भी डेफर, ये मैनेजमेंट को समझ क्यों नहीं आ रहा, डेफर ही करते जाएंगे क्या? ये आओ जी,
Plymouth Limited is engaged in research of a new process design in a product. It incurred 10 lakh on research during first 5 months. तो रिसर्च का खर्चा कहाँ जाएगा सर? रिसर्च का खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021. डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस बिगेन ऑन 1st of September 2020 एंड अप टू 31 मार्च सम ऑफ 8 lakh हैज इनकर्ड एज अ डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर. ये कैपिटलाइज हो जाएगा which meets asset recognition criteria. On 1 April, company implemented the new process design and it's likely that it will result in a saving of 2 lakh per annum for the next 5 years. Cost of capital है 10% और प्रेजेंट वैल्यू है 3.7908. आपको बताना है रिसर्च और डेवलपमेंट के खर्चे की ट्रीटमेंट. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 आओ जरा. रिसर्च एक्सपेंस कितना है? 10 लाख. एक्सपेंस अप टू 5 month. तो रुपीज 10 लाख. डेवलपमेंट एक्सपेंस कितना है? 8 लाख. एक्सपेंस फ्रॉम 1st of September, ईयर कौन सा है जी? 2020 टू 1 सितंबर 2020 से लेकर टू 31 मार्च 2021 8 लाख रुपए. ऑन 1st of April, 1 अप्रैल को क्या होगा? 1 अप्रैल को एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, इंटेंजिबल एसेट. ₹8 लाख की इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे, 8 लाख रुपए की. लेकिन इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना होगा सर? रिकवरेबल अमाउंट तो जो यूज करेंगे 2 लाख इंटू 3.7908. अगर वो सेल का अमाउंट भी दे देता तो मैं हायर लेता. इंस्टीट्यूट जनरली देता नहीं है. अगर वो सेल का अमाउंट भी दे देता तो मैं हायर देता 7.00928. तो 7 लाख 58,160. 41,840. ये आ गया मेरा इम्पेयरमेंट. ये क्या आ गया मेरा? इम्पेयरमेंट. ये 26 एकदम सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर लोगे. 27 थ्योरेटिकल हो गया, ये भी थ्योरेटिकल हो गया, ये भी थ्योरेटिकल हो गया. अच्छा. The company had spent 45 lakh for publicity and research expense of one of its new consumer product which was marketed in the accounting for 1-2 but proved to be a failure. तो आप इसकी क्या ट्रीटमेंट करोगे भाई? वैसे ही रिसर्च का खर्चा है, कहाँ जाना था? P&L के अंदर. फेलियर हो या ना हो उससे क्या ही फर्क पड़ता है. A company with a turnover of 250 crore and an annual advertising budget of 2 crore had taken up a marketing of a new product. It was estimated that company would have a turnover of 25 crore from the new product. Company had debited its P&L account for the total expenditure of 2 crore incurred for extensive special initial advertisement campaign for the new product. हाँ उसने सही करा है, ट्रीटमेंट एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई. जो बजट, जो क्या कहते हैं, कैंपेन, एडवर्टीजमेंट, इन सब के खर्चे हैं वो कैपिटलाइज थोड़ा ना करा दोगे. वो कहाँ जाएगा? वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा. आओ जरा क्वेश्चन नंबर 34. As per provision of AS 26, how would you deal to the following situation?
23 लाख पेड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू लीगल एडवाइजर डिफेंडिंग पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो लीगल कॉस्ट कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 कंपनी ने 7 लाख रुपए स्पेंड करे थे फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एज वन ऑफ इट्स द न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट जो मार्केट इन द सेम अकाउंटिंग ईयर बट प्रूव टू बी अ फेलियर। ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जा रहा है? क्या आपको इस भाई लीगल कॉस्ट का मतलब क्या है? लीगल कॉस्ट आपने इनकर करी करंट बेनिफिट को बचाने के लिए, तो वो पी एंड एल के अंदर चला गया। रिसर्च कॉस्ट क्या है? सपना, सपना देखना है रिसर्च कॉस्ट, तो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर कंपनी ने स्पेंड करे थे 25 लाख इन द पास्ट 3 ईयर टू डेवलप अ प्रोडक्ट। दीज एक्सपेंस वर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंस दे डिड नॉट मीट द AS 26 क्राइटेरिया इन द करंट ईयर। अप्रूवल उनको मिल गई कंसर्न अथॉरिटी की। कंपनी विशेष टू कैपिटलाइज 25 लाख बाय डिस्क्लोजिंग इट एज ए प्राइवेट आइटम। तो ना जी ना, नहीं कर सकते। मैंने आपको लाइन भी लिखवा रखी है कि एक बार खर्चा P&L में चला गया तो कहानी खत्म है, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो P&L में ही रहेगा। Company with a turnover of 200 crore, annual advertising budget of 50 lakh had taken up a marketing of a new product. It was estimated that company would have a turnover of 20 crores from the new product. Company had debited its profit and loss account for the total expenditure of 50 lakh incurred on expensive capital. तो ये ट्रीटमेंट एकदम सही है भाई। जो बजट का खर्चा उन्होंने करा, एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का जो खर्चा उन्होंने करा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही जाना चाहिए था। Messrs Pasa Limited is developing a new production process. During the financial year ended 31 March 2019, total expenditure incurred on the process was 80 lakh. The production process meet the criteria for recognition. तो भाई साहब वो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। 2019 के अंदर टोटल खर्चा हुआ है 80 लाख का, और प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 नवंबर। फिर एक्सपेंडिचर यहां तक के टिल डेट कितने थे? 42 लाख रुपए के। फर्दर एक्सपेंडिचर कितने हुए ऑन द प्रोसेस? 90 लाख रुपए के। और 31 मार्च 2020 में रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 82 लाख रुपीस का। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 37। 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 1 नवंबर। भाई साल भर का खर्चा कितने का कर रखा है? 80 लाख का। नवंबर तक का खर्चा कितने का कर रखा है? यहां तक का 42 लाख का। 80 माइनस 42, 38। तो 38 लाख का खर्चा आपने इस पीरियड में करा है। नवंबर की डेट क्यों रेलेवेंट है? आओ जरा पढ़ें नवंबर में क्या हुआ ऐसा। तो इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 नवंबर, वो कहता है द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल एसेट ऑन 1 नवंबर। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ होगा? यहां पर टेक्निकल फीजिबिलिटी आ गई होगी। तो इससे पहले क्या था? सपना ही चल रहा था। तो ये खर्चा कहां जाएगा? P&L अकाउंट के अंदर। इसके बाद क्या हुआ? टेक्निकल फीजिबिलिटी आ गई, तो ये खर्चा कहां जाएगा? इंटेंजिबल एसेट के अंदर कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने मार्च 2020 यहां पर 90 लाख का और खर्चा करा। तो ये दोनों खर्चे क्या हो जाएंगे? ये दोनों खर्चे कैपिटलाइज हो जाएंगे। और ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। और यहां पर आपकी एसेट कितने की आएगी? 90 प्लस 38, 128 की यहां पर एसेट आएगी, जिसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 82 का। माइनस 82, तो 46 का क्या हो गया? 46 का आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया। 46 का देखो क्या हो गया? आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया। बट आप ऐसी फोटो थोड़ा ना बना कर आओगे, आपको तो प्रेजेंटेशन से करना है। तो आओ जरा कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। रिसर्च फेस एक्सपेंस अप टू 1 नवंबर 2019 कितना है? 42 लाख।
दिस शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेवलपमेंट फेज, एक्सपेंस फ्रॉम 1 November 2019 टू 2019 होगा 18 होगा, टू 31 मार्च 2019 कितना आएगा 38 लाख। और एक्सपेंस फॉर 19-20 90 लाख। 90 लाख, 38 लाख प्लस 90 लाख, टोटल हो गया 128 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना है 82 लाख का। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा 46 लाख का। उसने आपसे क्या मांगा है, उसने आपसे मांगा है, आप निकाल के दो, व्हाट विल द एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 में जो चार्ज होगा खर्चा वो होगा 42 लाख रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट विल द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 2019। तो यही दिखा देते हैं, क्या दिक्कत। रुपीस 38 लाख। कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये कैसे दिखेगा, ये दिखेगा शोन अंडर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर उसके बाद आपने खर्चा करा 19-20 में, और खर्च फिर उसके बाद उसने और क्या मांगा है, कैरिंग अमाउंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। उसने हमें लाइफ तो नहीं दी, हाँ उसने हमें लाइफ तो नहीं दी थी। और कैरिंग अमाउंट भी बताना है 31 मार्च 2020 में। अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 31 मार्च 2020। तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा कितने का 46 लाख रुपीस का। और कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 2020 कितनी हो जाएंगी 82 लाख रुपीस की। ठीक, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, इंटरनल यूज सॉफ्टवेयर खरीदा मार्च के अंदर फ्रॉम यूके, पाउंड 1,50,000, एक्सचेंज रेट था 100 का। सेलर ने डिस्काउंट दिया 2.5% का। ये डिस्काउंट किस में दिया होगा भाई, पाउंड के अंदर ही दिया होगा, मतलब इसी पे दिया होगा। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने मांगी होगी, सरकार ने जो भी इंपोर्ट ड्यूटी आपसे मांगी होगी वो किस में मांगी होगी, रुपीज में मांगी होगी। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी 5%, ये भी किस में मांगी होगी, रुपी में मांगी होगी। अच्छा, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी ना इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, मतलब टोटल प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटी फिर लगती है एडिशनल, ये भी रुपीज में ही मांगा होगा, लेकिन वो कह रहे हैं रिकवरेबल है टैक्स डिपार्टमेंट से तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। फिर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, और ये तो रुपीज के अंदर ही है, आपको कॉस्ट निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 38,
कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज प्राइस पाउंड 1.5 लाख लेस 2%, 1.5 लाख लेस पाउंड 146, $25,000 एड इम्पोर्ट ड्यूटी एट 10%, 10% हो गई कितनी रुपीज 14,62,500 टोटल प्लस 146 रुपीज 157,87,500 एड एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी एट 5%। अब ये इस पे लगेगा ₹157, इसका 5% 789,375, फिर 2 लाख रुपए के अदर एक्सपेंसेस हुए हैं, इंस्टॉलेशन एंड प्रोफेशनल फीस टैक्स नहीं लिया, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारा, अलग क्यों आ रहा है? एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी 5% सही तो लगाई है, गलत कर दिया क्या? टोटल में 146 25,000 प्लस 10% होता है। अरे ये टोटल गलत लिखा हुआ है, ये है ₹160,87 टोटल गलत कर दिया जी मैंने, ये जोड़ने में गलती कर दी थी, तो फिर ये अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 160,87,500, इसका 5% हो गया ₹804,375 प्लस 160, 91,875, 170,91,875, ठीक है। आ गई। सर्जिकल लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। टोटल एक्सपेंडिचर कितना प्रोसेस पे खर्च हुआ है? 67। प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑन 1 जनवरी और एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल डेट कितना था? 35 लाख। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 105। एज ऑन मार्च 31 रिकवरेबल अमाउंट कितना था? 89। सेम क्वेश्चन अपन लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन करा हुआ है हमने, क्वेश्चन नंबर 39। अगले पेज पे कर लेते हैं। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 टोटल एक्सपेंडिचर कितना करा है? ₹67 लाख का। और 1 जनवरी तक का खर्चा कितना था? 35 लाख रुपए का। यहाँ तक का खर्चा था 35 लाख रुपीज का, और यहाँ से आपको टेक्निकल फीजिबिलिटी मिल गई थी। ये खर्चा कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
बैलेंस खर्चा कितना हुआ 67 माइनस 35, 32 लाख रुपीज। ये कहाँ जाएगा, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद 19-20 में आपने खर्चा कितना करा, चलो 20-21 होगा फिर। 20-21 में आपने खर्चा कितना करा, 105 लाख का। 105 लाख का खर्चा यहाँ करा और यहाँ पे आके एसेट आपकी रेडी हो गई। आओ जरा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ये ऐसे लिखो, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा, उसने पूछा एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो कितना होगा जी, 35 लाख। रिसर्च फेस, एक्सपेंस अप टू, कब की डेट है, ये जनवरी थी मेरे ख्याल, अप टू 1 जनवरी 2020 कितना है, 35 लाख। यही आपका अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, डेवलपमेंट फेज, एक्सपेंस आफ्टर 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020 कितना खर्चा करा, 32 लाख रुपीज। ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 31 मार्च 2020। फिर उसके बाद एक्सपेंस कैपिटलाइज्ड फॉर 2021 कितना खर्चा करा था, 105 लाख का। कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल कितनी आ गई, 105 प्लस 32 169 लाख। रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया, 89 लाख। और इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा, 80 लाख रुपीज। $137 आएगा, -89 तो 48 आएगा। आज पता नहीं क्या ही हो रहा बार बार, 48।
company with a turnover of 375 crore and annual advertisement budget of 3 crore had taken up to marketing of a new product. It was estimated that company would have a turnover of 33.7 from the new product. The company debited its profit and loss account and total expenditure of 3 crore including extensive special initiative advertisement campaign. तो हाँ साहब, जो आपने एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करा है जिससे आपको भले ही एडिशनल बेनिफिट होगा, बट आप इसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कैपिटलाइज? क्योंकि इंटरनल नहीं है, इंटरनल जनरेटेड ब्रांड और गुडविल अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे आपको मैंने लिखवाया भी होगा, इंटरनल जनरेटेड गुडविल स्लैश ब्रांड भी लिख लो, इज नॉट रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट, लिखा भी हुआ है वैसे। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन इंटरनल जनरेटेड ब्रांड पब्लिशिंग टाइटल कस्टमर लिस्ट आर ऑल्सो नॉट इंटेंजिबल एसेट, तो इसलिए आप इसको नहीं दिखा सकते। ये डेफर वाला वही मैनेजमेंट आ गई, डेफर वाले पे, इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थे सारे क्वेश्चन हो गए थी, AS 26 के भी सारे क्वेश्चन हो गए। AS 26 समाप्त होता है आपका। मिलेंगे आपसे, गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।